बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामाबाद से रज़ा सैयद प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाजरीन, आज मंगल का दिन है और वफाकी काबीना हर मंगल को अपनी मीटिंग करती है। आज होने वाली जो मीटिंग थी, इसको बताया जा रहा है कि अब तक की शायद वफाकी काबीना का तवील तरीन इजलास था, तवील तरीन सेशन था। क्या तफसीलात हैं, क्या इसमें मामला डिस्कस हुए, क्या फ़ैसले लिए गए, इसकी डिटेल लेने के लिए हम बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ जनाब मतीन हैदर साहब से। मतीन हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतीन हैदर साहब, बताइएगा कि आज तवील तरीन इजलास था वफाकी काबीना का, क्या उसको बताया गया और क्या फ़ैसले उसमें लिए गए? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पहले तो रजा सैयद साहब अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। आज जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की जो किल्लत है, उसके ऊपर रजा साहब कौम बेश 2 से 2.5 घंटे जो है वो आज वफाकी काबीना के इजलास में इसके ऊपर सर्व हुए। और आपको मुख्तसरन ये बताऊं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका सख्ती से नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि इस हवाले से कोई उज़र कबूल नहीं किया जाएगा और जो जो ऑयल कंपनीज इस बहरान के अंदर मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन तादीबी कार्रवाई की जाए, उनके हुकाम के खिलाफ क्रिमिनल केसेस जो है वो दायर किए जाएं। और ओगरा को वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि वो कैबिनेट डिवीजन के अंदर है और ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत की कि फौरी तौर पर मुल्क में रेड टीम यानी छापामार टीमें तश्कील दी जाएं। ये टीमें मुल्क भर में किसी भी ऑयल कंपनी का जो रिजर्वायर है यानी ऑयल के जखायर हैं वहां पर एंटर हो सकेंगी, उनका जखीरा चेक कर सकेंगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट मुरतब करेंगी। अगर उन्हें जानबूझ के मसनूई किल्लत पैदा की है तो उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ रजा साहब, आज एक और अहम चीज हुई पेट्रोलियम से रिलेटेड ही। आज वफाकी काबीना के बेशतर जो अरकान है वो उमर अयूब साहब जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं उनके ऊपर बरस पड़े और उन्होंने कहा कि ये आप जिम्मेदार हैं इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम के बारे में मामले खसूसी हैं नदीम, वो भी सख्त तनकीद का निशाना बनाए गए। नदीम बाबर जी। इस मौके पर जो उमर अयूब खान है वो आबदीदा हो गया। उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वजीर आजम ने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा कि आपके पास तमाम तर इख्तियारात हैं और आप अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें। और उन्होंने हिदायत की वजीर आजम ने कि 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान भर में पेट्रोलियम की जो सप्लाई है उसे यकीनी बनाया जाए और इस हवाले से कोई उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। सही है। यानी पेट्रोलियम की जो किल्लत है जिसका पाकिस्तान के तूल अर्ज में आवाम को सामना करना पड़ रहा है, अक्सर जगहों पर पेट्रोल नापैद है, जहां पर दस्तयाब है वहां पर भी कहा जा रहा है कि जी 10 लीटर से या 15 लीटर से ज़्यादा गाड़ियों को दे नहीं रहे हैं। तो ये मसनूई किल्लत क्यों पैदा हुई, इसकी वजूहात यकीनी तौर पर सामने आनी चाहिए। पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो कि हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है, बराह रास्त हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चल रहा है, बुनियादी जिम्मेदारी स्टेट ऑयल के ऊपर आती है ऑयल इंपोर्ट और ऑयल की ट्रांजैक्शंस के हवाले से, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के इदारे भी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। इसके अलावा और मतीन साहब बताइएगा कि क्या मौजू रहा पेट्रोलियम इशू के अलावा, कोविड के हवाले से कोई अपडेट्स हैं वफाकी काबीना के इजलास में? जी बिल्कुल, इसके साथ साथ जो इस वक्त हॉट तरीन इशू है रजा साहब वो शुगर कमीशन की रिपोर्ट, उसके बारे में वजीर आजम ने इस्तफसार किया कि इसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है। तो जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए एहतसाब हैं शहजाद अकबर, उन्होंने काबीना को एतमाद में लिया और बताया कि FIA और नैब को जो है वो केसेस भिजवाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर रिमार्क्स देते हुए शहजाद अकबर को हिदायत की कि इस हवाले से पहले ही प्लान ऑफ एक्शन जो मंजूर किया गया है, इस प्लान ऑफ एक्शन में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और जितनी बड़ी बड़ी इसमें मगरमच्छ या बड़ी मछलियां उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। नैब और FIA को केसेस भिजवाए जाएं, इनका फॉलो अप किया जाए। इस हवाले से भी वजीर आजम ने कहा कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज आपको ये बताएं कि शुगर कमीशन रिपोर्ट के ऊपर फॉलो अप और पेट्रोलियम के ऊपर खासा वक्त लगा, बाकी जो रस्मी कार्रवाई थी वो तो चलती रही। आज काबीना का तवील तरीन इजलास था, 12 बजे शुरू हुआ और शाम 6:55 पे खत्म हुआ। तो कम पेश आज इजलास रजा साहब 7 घंटे जारी रहा, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मा गर्मी जो हुई वो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर हुई। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब, मुफस्सिल रिपोर्ट दी आपने आज के वफाकी काबीना के इजलास की। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर शाहिदा रहमानी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी भी अब से कुछ देर के बाद हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा जनाब मोहतरम आफ्ताब जहांगीर साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ से। आफ्ताब जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये क्या मामला हो गया, पेट्रोल क्यों शॉर्ट हो रहा है, फ्यूल के ऊपर इतना बड़ा मसला, उमर अयूब साहब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान, नदीम बाबर साहब अभी बेबस नज़र आ रहे हैं। कौन चला रहा है इन मामलात को, कौन कॉल कर रहा है इन शॉर्ट्स को, जिसके नतीजे में मुल्क में पेट्रोलियम की इतनी संगीन किल्लत हो गई कि वज़ीर आज़म को उसका इतना सख्त नोटिस लेना पड़ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। ये है कि असल में हम जो बहैसियत कौम जो है, हम एक अपॉर्चुनिस्ट बन गए हैं और हम हर उस मौके को ज़ाया नहीं होने देते कि जिसमें हमें कोई नज़र आए कि जहाँ पे कहीं मुनाफा नज़र आ रहा हो या कोई ऐसी सूरत हाल हो। देखिए, बात यह है कि मैं तो ये कहता हूँ कि सारी जो भी इन्होंने बनाई है, छापामार टीमें बनाई है या जो कुछ भी किया, ये मेरी राय है कि उसके अंदर मुंतखब लोगों को जो जिस शहर से मुंतखब हुए हुए लोग हैं और जिस सूबे से हैं उनको उसमें शामिल किया जाए और वो भी जाके देख कि असल हकीकत है क्या, ये वाकई मसनूई बुरान है या बुरान पैदा किया गया, इसके जिम्मेदार कौन है। क्योंकि हम मुंतखब लोगों को कोई किसी भी चीज किसी भी मौके पर ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता और हमसे सिर्फ हम असेंबली में हम आते हैं और इनकी जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो सुनते हैं, उसमें हमारा कोई आउटपुट इनपुट नहीं होता। तो हमें भी शामिल करना चाहिए, हमें भी तो पता चले कि कहाँ पर कौन क्या किस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है हुकूमत को, मुल्क को, आवाम को। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि रजा भाई कि हुकूमत को चाहिए कि फिक्स रेट कर दे कि जी 6 महीने तक प्राइस ऊपर हो नीचे हो, हमारी प्राइस जो होगी वो ये फिक्स रहेगी। होता क्या है कि अभी सस्ते में पेट्रोल खरीदा गया, इन्होंने उसको डंप कर लिया, अब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ना शुरू हुई तो फिर ये लेकर आएंगे। अभी ये मसनूई किल्लत पैदा करते हैं और लोगों को पेट्रोल दे नहीं रहे, लेकिन जब उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो वो फिर मार्केट में पेट्रोल आ जाएगा। तो अगर उसको फिक्स कर दिया जाए कि जी आपने 6 महीने तक 3 महीने तक जो भी एक लिमिट रख के कि आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, तो मैं ये समझता हूँ कि उससे भी बड़ा बेहतर होगा फायदा कि लोग ये समझेंगे, चाहे वो कोई भी अशिया हो, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, कोई भी हो, तो उससे लोगों को ये जो जखीरा अंदोजी का वो है, ये इससे उसको हौसला शिकनी होगी उनकी। अच्छा। और वो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बड़ा फायदा। ठीक है। डॉक्टर शाहिदा रहमानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, कराची से ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, अभी आपने मोहतरम आफ्ताब जहांगीर साहब पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली, उनकी जो ख्यालात थे वो सुने, जिसमें वाज़े तौर पर इशारा दे रहे हैं वो इस जानिब के ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामलात हैं। अब सवाल ये है कि अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं कुछ अनासिर, तो इन अनासिर को राह रास्त पे कौन लाएगा, इनको ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने से कौन रोकेगा और आवाम का इस्तेहसाल करने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, लाजमी बात है, बहुत शुक्रिया रज़ा भाई, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, वजारत की जिम्मेदारी होती है और वज़ीर जो है ज़ाहिर मुतालिका बहुत जिम्मेदार है। इस वक्त जैसे इंतहाई कम और वाले हैं, पैसे लिए हाथ पर होकर पेट्रोल कराची से बाहर मैंने मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा। पेट्रोल नहीं मिलता था, तो 500 का 1000 से ज्यादा पेट्रोल नहीं दे रहा था, वो भी 80 रुपए लीटर और 82 रुपीज लीटर तक मुझे पेट्रोल मिला। ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर पेट्रोल नहीं मिल रहा और एक दिन नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ये वेडनेसडे की बात है लास्ट, और आज 7 दिन हो चुके हैं इन बात। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसके अंदर ज़िम्नी सवाल है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। आज 7-8 दिन के बाद इनको याद आया कि पेट्रोल की किल्लत है। मैंने तो आपको बताया कि लास्ट वेडनेसडे को जब मैं आई हूँ तो मैं इतनी क्राइसिस से गुजर कर आई हूँ कि पेट्रोल नहीं था और हम ज़हनी तौर पर आप समझ लें कि अगर रास्ते में तो कितने प्रॉब्लम है। और मैंने देखा कि लोग एक डब्बा लेके पेट्रोल ढूंढ रहे थे। सही है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक ज़िमनी सवाल मेरे जहन में आ रहा है और वो ज़िमनी सवाल ये है कि आम तौर से जो प्राइस कंट्रोल के मामलात हैं
वो डिप्टी कमिश्नर साहिबान के जो दफातर हैं वो कंट्रोल करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो फील्ड के अंदर जो ऑपरेशनल किरदार होता है वो डीसी ऑफिस और डीसी ऑफिस का जो मातहत अमला है उसका होता है। अब सवाल ये है कि पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं ये वफाकी सतह पर PSO भी वफाकी उसमें आता है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी उसमें आती है, तो ये क्या एक ऐसी कोई कोऑर्डिनेशन सूबाई और वफाकी हुकूमतों के दरमियान निज़ाम मौजूद है कि जिसके तहत डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो हैं वो वफाकी हुकूमत की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मोबिलाइज हों और पेट्रोल की कीमतों के मामलात को और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को चेक कर सकें, या ये भी एक गैप नज़र आ रहा है हमें? देखिए, मैंने जो देखा, मैं सखर से मैंने टैंकी करवाई, लेकिन जब मैं मुल्तान तक पहुंची उसके बाद कहीं पंजाब में पेट्रोल नहीं मिलता। तो इस ट्रेन क्या यहाँ पंजाब में भी विभाग में भी और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री 8 घंटे में आती है। कोऑर्डिनेशन तो दूर की बात है, मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, एक बाकायदा सबकी साजिश के तहत होता है कि आपने पेट्रोल आपने देखा माजी में आटा चीनी की जखीरा 200 स्मगल किया गया, एक्सपोर्ट किया गया, उसमें प्राइस पैदा किया गया और प्राइस बढ़े। अब जब आलमी सतह पे आलमी मंडी में तेल के प्राइस इतना कम है और हमें महंगे मिल रहे हैं, अगर हुकूमत ने 10 रुपए 8 रुपए 6 रुपए वक्त कमी थी, लेकिन अभी वो कमी नहीं हो सकी जो असल हमारे साथी है उनका। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कीमती वक्त निकाला आपने हमारे नाजरीन के लिए। मसला इस वक्त जो डिस्कस हो रहा है वफाकी काबीना का भी आज का सबसे बड़ा हॉट इशू यही रहा कि पेट्रोलियम की शॉर्टेज क्यों हो रही है, और जो बात सामने आ रही है हुकूमत भी और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों की जानिब से वो ये कि कुछ अपॉर्चुनिस्ट हैं तबकात जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके पेट्रोलियम की कीमतों में उस मुमकिना मुनाफाखोरी की कोशिश कर रहे हैं कि जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में ज़बरदस्त तग़य्युर के हवाले से हासिल की जा सकती है। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आवाम को रहम करम पे छोड़ा जा सकता है इन अनासिर के? हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है, और अगर नहीं कर रही तो उसको क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ यूजुअल हुकूमत बेबस हो रही है। अच्छा, लेकिन हम क्या आवाम को इन लोगों के रहम करम पे नहीं छोड़ सकते। अगर हम लोगों ने आवाम को इनके रहम करम पे छोड़ना है तो फिर हुकूमत का तो कोई रोल नहीं है, फिर हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि एक हेड है और अगर वो अपॉर्चुनिटी कोई देता है तो उसको उसके अंदर कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, उसके अंदर कोई मैनेजमेंट कोई प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हाउ टू मैनेज इट। तो वो ये आखिर पहले भी हुकूमतें चलती रही हैं, अब ये तरीक़ाकार ये आदी हो गए हैं। क्या ये माफिया आदी हो गया है कि हम शॉर्टेज शो करें और फिर इसकी कीमतें बढ़ाएं? यकीनन जब शॉर्टेज होगी और डिमांड से रिक्वायरमेंट से ज़्यादा डिमांड होगी तो कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। अब आलमी मंडी में जितना तेल कम हो की कीमतें कम हो चुकी हैं, अभी तो हमारे मुल्क में उस लेवल पे कीमतें आई नहीं हैं। ऐसे ही उसके और फिर जैसे ही कीमत कम हुई और तेल शॉर्ट हो गया, तो क्या ये हुकूमत की नाकामी नहीं है? ये हुकूमत की नाकामी है कि हमारे पास AC DC तमाम ये जो हमारा अमला है ये किस दिन का मन है, हर इलाके में हर अजला में इनके अंदर काम लेने गवर्नमेंट से काम लेने की अथॉरिटी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए कि वो हो दे कंट्रोल टू प्राइस। उन्हें अपने हर सिस्टम को ग्रिप में लेना होगा। ठीक है, आफ्ताब जहांगीर साहब सुन सकते हैं हमें? आफ्ताब जहांगीर साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकन कौमी असम्बली हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर मौजूद हैं। जी आफ्ताब साहब को मेरी आवाज़ गालिबन नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर शाहिदा रहमानी सवाल वहीं पर आ गया घूम के, थोड़ा सा आपकी आवाज़ में खलल था पिछली मरतबा तो मैं दुरुस्त तौर पर नहीं सुन सका, शायद मेरे नाजरीन तक भी आवाज़ नहीं गई। सवाल मेरा ये था कि डिप्टी कमिश्नर का जो दफ्तर है सूबाई हुकूमत के मातहत होता है, वफाकी हुकूमत इस वक्त छापामार कार्रवाई करवाना चाहती है ज़ख़ीरा अंदाज़ों के ख़िलाफ़ जो कि सूबों के अंदर हैं, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ छापा मारने के लिए डिप्टी कमिश्नर का जो दफ्तर है वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करेगा फेडरल गवर्नमेंट के साथ, इस सिलसिले
मामले में कोई वर्किंग रिलेशनशिप सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान है या बनाई जा रही है? देखिए, ये तो हमेशा होता है कि वफाकी हुकूमत जब डायरेक्शन देती है, कोई हिदायत देती है, तो सूबाई हुकूमत उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है। डिप्टी कमिश्नर बिल्कुल क्यों नहीं, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। और अगर कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है या कोई ऐसी चीज है और उनके इलाके के पंप्स के अंदर नहीं मिल रहा, तो डिप्टी कमिश्नर फौरी तौर पर कार्रवाई करने का इख्तियार रखता है। और मैं ये समझती हूँ कि ये ज्यादातर क्राइसिस जो है, मैंने देखा कि पंजाब KPK में बहुत ज्यादा ये क्राइसिस था। बलूचिस्तान का मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन मैं इसके सफर करके आई हूँ, मैंने खुद देखा कि मुख्तलिफ पंप्स पे नहीं है। तो इसका जो ताल्लुक है, मैं ये समझ रही हूँ कि वफाकी हुकूमत के अंडर में, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर में, कि ये एक दिन का नहीं। मैं आपको एक हफ्ते कबल की बात बता रही हूँ कि मैंने बड़ी मुश्किलों से ये सफर तय किया था। आप जब घर से निकलते हैं तो आपका एक जहन होता है कि फला जगह हम गाड़ी में डलवाएंगे, लेकिन उसके बाद इस तरह पूरे पाकिस्तान की आवाम, आपने देखा लोग मोटरसाइकिलों को कंधों पे डालकर लेके जा रहे हैं, एक एक डब्बा लेके 1-1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तो ये इंतहाई शर्मनाक अमल है। ये कौन है और ये हुकूमत जो है उसका तायुन करे, उन जिम्मेदारों को सजा दी, ये हुकूमत का काम है। सही है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। बस हो गई हुकूमत, और तो कुछ नहीं ठीक है। आफ्ताब जहांगीर साहब से अगर हमारा राब्ता बहाल हो गया हो तो। आफ्ताब जहांगीर साहब से हमारा राब्ता बहाल नहीं हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा डॉक्टर समीना मतलूब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शुगर क्राइसिस की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। आटा और चीनी के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक अमल है जिसकी अभी तक मनतकी अंजाम तक पहुंचने का आवाम को इंतज़ार है। ऐसे में अब पेट्रोलियम का एक नया मामला शुरू हो रहा है। पाकिस्तान के आवाम को एक के बाद एक इस तरह के स्कैंडल्स का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर आपकी जमात बज़ाहिर तो आप सबसे बड़ी जमात हैं अपोजिशन की, लेकिन क्या वजह है कि आजकल PMLN जो है वो इतनी फाल नज़र नहीं आ रही है हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर नुक्ताचीनी करते हुए? क्या कोई अंदर खाने आप लोगों के उनके साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है? नहीं, हम तो आपके सामने बैठे हैं, हम तो TV पे आके बैठते हैं और हम हर क्वेश्चन का जहाँ जहाँ इनकी कमियां हैं हम उनको निशानदही कर रहे हैं। अच्छा। और बाकी पार्लियामेंट शैडो बजट वगैरह आप लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि बजट की अब तारीखें आ गई हैं सामने। अब तारीखें आ रही हैं, अल्लाह जानता है कि क्या प्लान बनता है। कोरोना की वजह से अभी थोड़ा सा जो, क्योंकि हमारे 66 जो MNAs हैं वो इन्फेक्टेड निकल आए हैं। 66 अल्लाह रहम करे। तो उसमें बड़ी परेशानी है और बल्कि इसको थोड़ा सा शॉर्टकट किया जा रहा है। बाहर गेट के पास अटेंडेंस का प्रोग्राम है और फिर अकॉर्डिंगली फिर लोगों ठीक को है। मुझे बताया जा रहा है गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। जी, वक्फे के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद अरकान असम्बली जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब PTI के रहनुमा भी हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, सूरत हाल कोविड के हवाले से दुनिया भर में इवॉल्व हो रही है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त कहा जा रहा है कि अपनी पीक की तरफ बढ़ रहा है। और खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोविड के हवाले से कल भी पाकिस्तान के अवाम से खिताब किया था और उसके अंदर उन्होंने जो आदाद शुमार की एक प्रेडिक्टिव नंबर्स हैं वो भी शेयर किए, जो कि यकीनन काफ़ी तशवीशनाक हैं। ऐसी सारी सूरत हाल में अब आप क्या समझते हैं कि अब हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें कोविड के हवाले से एक पेज पे आ चुकी हैं या अभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है? अच्छा, एक तो मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा मैं माजरत खाऊं कि मुझे समझ नहीं आया आपका सवाल क्या है। जी, मेरा सवाल कोविड के हवाले से है कि कोविड में आपको लगता है कि अब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप हमवार हो चुकी है या अभी भी डिफरेंस पाया जाता है ओपिनियंस और प्लान ऑफ एक्शंस में? देखिए, बात यह है कि वर्किंग रिलेशन जो है पंजाब या KPK
या बलूचिस्तान की हद तक तो आपस में वफाक और सूबे की दोनों की वर्किंग रिलेशंस होंगी, क्योंकि मुझे इतनी वहाँ की इल्म नहीं है, मैं सूबे सिंध की बात कर सकता हूँ। लेकिन सूबे सिंध के अंदर इशू ये है कि पहले दिन से, जब से ये कोविड-19 आया है, पहले दिन से ये अब तय नहीं कर पा रहे कि आपस में मिलके चलना है कि नहीं चलना। वफाक एक अलग रूट पर चल रहा है, सूबा अपने एक अलग रूट पर चल रहा है, क्योंकि सूबा जो है वफाक को मानने के लिए किसी भी कोई भी काम हो उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है। वो हालांकि ये जिम्मेदारी सूबे की ज्यादा है, इसलिए कि जब आप 18वीं तरमीम के बाद, मेरी बहन कहेगी कि आफ्ताब ने फिर 18वीं तरमीम का जिक्र किया, तो ये 18वीं तरमीम के बाद ये उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो सूबे के मामलात को बेहतर तरीके से इंतजामी तौर पर चलाएं। पुलिस उनके हाथ में, इंतजाम उनके हाथ में, डीसी एसी उनके हाथ में, कमिश्नर उनके पास है, इदारे उनके पास हैं, हेल्थ का इदारा उनके पास है, ये सारे इदारे उन्हीं के पास हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इन सारे मामलात को देखे। तो लेकिन क्योंकि वहां पर इस्लामाबाद से जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की बात होती है, कराची में सिंध के अंदर जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन की बात होती है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, हालांकि होना एक प्लेटफॉर्म पे चाहिए दोनों को। अगर स्मार्ट लॉकडाउन है तो पूरे पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, अगर लॉकडाउन है तो पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन जैसे कि सूबे सिंध ने इसको स्मार्ट मुकम्मल लॉकडाउन का नाम दिया, लेकिन आप हकीकतन मैं आपको बता रहा हूं कि सवाए चंद शहरों के और उनके भी पोश एरिया, चाहे कराची का पोश एरिया है जहां पर ऑलरेडी लोगों ने लिख के लगाया हुआ है कि जी गेस्ट आर नॉट अलाउड, उन तक तो लॉकडाउन था। लेकिन जो जहां पर ज्यादा जरूरत है, जहां पर लोगों का इंटरेक्शन आपस में बहुत ज्यादा है, जहां पर एहतियात का फुकदान है, वहां पर कोई लॉकडाउन नहीं था। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे आकर एक पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए पूरे पाकिस्तान की, ताकि लोगों के अंदर से कंफ्यूजन निकले और लोग अपने तौर पर ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें इस वबा से बचने की। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर नाजिर अब्बास साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर नाजिर अब्बास माहिर तरसीलात हैं, सप्लाई चेन के माहिर हैं और पाकिस्तान स्टेट ऑयल में तवील अरसा काम करते रहे हैं। जो तरसीलात हैं तेल की, प्रोडक्ट्स की, उसको सुपरवाइज भी किया है और हाल में भी प्राइवेट सेक्टर से वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब, आपको जहमत दी मैंने आज अपने शो में इस वजह से कि पाकिस्तान में बहरान नज़र आ रहा है पेट्रोलियम का, तरसीलात का क्या मसला है। वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया। आज वफाकी काबीना के इजलास में बताया जा रहा है कि जो वफाकी वज़ीर हैं पेट्रोलियम के, वो आबदीदा हो गए, इतने ज़्यादा वो दबाव में। नदीम बाबर साहब ने भी शायद अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। आप बताइए क्या मसला क्या है, क्यों शॉर्टेज हो रही है पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में फ्यूल की? रज़ा साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, इसको हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं आपका 1 मिनट लूँगा जी ज़रूर, इस बात को बैकग्राउंड बताने के लिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ऑयल इंडस्ट्री ने पिछले 6-8 महीने में बहुत ज्यादा नुकसान उठाए हैं। ठीक है। दो सूरतों पे, एक तो जब डॉलर डिवैल्यू हुआ, जो कंपनियां इंपोर्ट करती हैं, प्रोसीजर ये होता है कि जिस महीने में इंपोर्ट होती है 30 दिन के बाद उसकी पेमेंट होती है। ठीक है। तो अगर आपने जब इंपोर्ट किया तो डॉलर की कीमत 140 रुपए थी, जब आप पे करने गए तो डॉलर की कीमत 150 रुपए हो चुकी थी जी। तो वो आपको जो एक्सचेंज लॉस आया वो बड़ा अरबों के अंदर लोगों ने उठाया, सारी कंपनीज ने, जिसमें रिफाइनरीज भी शामिल थी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी। फिर दूसरी बात ये कि अभी जो पिछले दिनों के अंदर ये जो इन्वेंट्री लॉसेज आए हैं, बड़े ह्यूज इन्वेंट्री लॉसेज आए हैं, ऑयल मार्केट जो क्रैश हुई है कोविड के बाद पूरी दुनिया की, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आया। तो एक मतलब बड़े मोहतात अंदाजे के मुताबिक ऑयल इंडस्ट्री ने 50 से 60 बिलियन रुपए का नुकसान 6 से 8 महीने में पिछले उठाया है। ये तो एक हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का प्राइसिंग फार्मूला जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, खासतौर से पेट्रोल और डीजल का, गवर्नमेंट ने आज से नहीं पिछले कई सालों से ये किया हुआ है कि जो पीएसओ की इंपोर्ट होती है पिछले महीने की, फॉर एग्जांपल अप्रैल के अंदर जो इंपोर्ट पीएसओ ने की है पेट्रोल और डीजल की, उसकी जो एवरेज कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट होगी वो मई के अंदर एप्लीकेबल होती है और मई में जो इंपोर्ट हुई है वो जून के अंदर एप्लीकेबल होती है। अब मई के महीने में क्योंकि प्राइसेस नीचे थी, पीएसओ ने अपने ज़ाहिर है कि जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, हर महीने 4-5 जहाज पेट्रोल के और 4-5 जहाज डीजल के मंगवाते हैं, वो उनकी प्राइसेस बड़ी लो प्राइसेस पे आए हैं। अच्छा, मई के महीने में। अच्छा, अब जाहिर है कि जितनी भी रिफाइनरीज हैं उनको भी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को उस कीमत पे बेचना पड़ेगा जो कि पीएसओ के मई के महीने की इंपोर्ट है। मिसाल के तौर पे अगर वो 30 रुपए लीटर की इंपोर्ट है और आज अगर कोई जहाज मंगाता है वो उसको 40 रुपए या 45 रुपए लीटर का पड़ रहा है, तो उसको मिल रहे हैं 2 रुपए 70 पैसे, 2 रुपए 80 पैसे, और वो बेच रहा होगा 12 रुपए 15 रुपए लीटर के नुकसान।
अब जनरली एक सोच होती है, पीएसओ सबसे बड़ी कंपनी है, नेशनल कंपनी है, उन्होंने तो अपनी प्लानिंग की भी थी अपने हिसाब से कि जितना हमें, और उन्होंने एक्स्ट्रा इंपोर्ट किया था ये देखते हुए कि आगे यानी कोई सूरत हाल होती है तो इवेंचुअली जिम्मेदारी स्टेट ऑयल कंपनी पे ही आती है। और कुछ ये इसकी वजह से ये हो रहा है कि जो लोग इंपोर्ट जितना इनको करना चाहिए था, अब मुल्क में आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ एवरेज कंजम्पशन पेट्रोल की तकरीबन 20,000 टन पर डे के हिसाब से हमारे यहाँ पेट्रोल की कंजम्पशन है, होती है यानी मई और जून के महीने में। ठीक है। और डीजल की भी क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन होता है वो 25,000-30,000 के करीब होती है पर डे, अब तो थोड़ी कम हो गई है। तो अब जब इतनी रिक्वायरमेंट है, जितने लोकल रिफाइनरीज भी उतना प्रोड्यूस नहीं कर रही क्योंकि उनको हर लीटर के ऊपर 10 से 12 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज कर दी है। जो पीएसओ के अलावा इंपोर्टर हैं उन्होंने उतना इंपोर्ट नहीं किया जितने की मार्केट की एपिटाइट। अब इस वक्त पाकिस्तान में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 9 से 10,000 पेट्रोल पंप हैं, पीएसओ के पास 3,800 हैं। तो ये तो थ्योरेटिकली पॉसिबल ही नहीं है कि 3,800 पंप से पीएसओ अगर मंगवा भी ले तो 10,000 पंपों की डिमांड को वो पूरा कर सके। तो जितना वो कर सकते हैं इन हालात में, आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्ते के अंदर अगर किसी ने तेल सप्लाई किया मार्केट को तो सिर्फ पीएसओ ने किया या कुछ थोड़ा बहुत और कंपनी ने किया। सही, बहुत मुफस्सिल अंदाज से आपने और बहुत ही अदाद-ओ-शुमार के साथ बता दिया कि असल में सूरत हाल क्या है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब। आफ्ताब जहांगीर साहब, भारत की जानिब से 310 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं, यानी तकरीबन 1 साल की तरफ मामला बढ़ रहा है और मकबूजा कश्मीर बदस्तूर शदीद लॉकडाउन का शिकार है। भारत के तूल व अर्ज़ में हिंदुता के फ़लसफ़े को लेकर मुस्लिम और दीगर जो अक़लियतें हैं उनके साथ इंतहाई नारवा सलूक आगे बढ़ता जा रहा है। इस्लामोफोबिया की इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है तशवीशनाक हद तक। भारत को इस वक्त कोविड से निमटने के लिए क्या इससे बढ़कर और कोई बेहतर स्केप गोट नहीं मिल रही कि वो मुसलमानों की जानिब, कश्मीरियों की जानिब और कश्मीर में और लद्दाख में मुमकिन तौर पर जो भारत की एक स्टैंड ऑफ सिचुएशन पैदा हुई है चाइना के साथ, उसको जवाज़ बना रहे हैं? क्या कोविड से बाहर निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं है उनके पास? देखिए रजा, बात ये है कि आपने देखा कि हमें अभी 2-3 महीने हुए ये कोरोना की वबा से लड़ते हुए, तो हमारे क्या हालत हो गई। हम अभी तक आपस में लड़ना शुरू कर दिया है कि जी लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कारोबार नहीं होगा, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। जो 310 दिन कोई मजाक नहीं है। 310 दिन से तो वो तो बेचारे 310 दिन कोरोना के चक्कर में फंस गए। वो तो कश्मीर, वो जो इंडियन कोरोना है उनको गले पड़ गया उनके साथ। और हमारी ये हालत है। मैं हर जगह ये प्लेटफॉर्म पर बात करता हूँ कि हैसियत मुसलमान, हैसियत हम जब कहते हैं कि हम एक उम्मा हैं, तो हमारी ये हालत है पूरे आलम इस्लाम की कि वो खामोश तमाशा ही बना हुआ है। कोई किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सवाए एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के किसी और लीडर ने इसको खुलकर इसकी मजम्मत भी नहीं की है। इस्लामी ममालिक की बात कर रहा हूँ और भी दूसरे ममालिक के लोग हैं, तो उन्होंने खुलकर नहीं की कि आप कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। देखिए, आप उनको जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक जो है वो यूनाइटेड नेशन की करारदाद के मुताबिक उनको फैसला करने का हक दें। वो अगर आपके साथ रहना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रहना चाहते तो ठीक है, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो ठीक है। मतलब दुनिया के अंदर ये असूल है कि मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे जिंदगी गुजारने का हक हासिल होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो सूरत हाल है कि आप देख लें पूरे आलम, मैं तो इस खामोशी को मुजरमाना खामोशी समझता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि हमें पूरे आलम इस्लाम को जो है इस पर एक आवाज़ होकर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर उनके, क्योंकि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो सफीर पे कश्मीर हैं और वो वाकई उन्होंने रोल भी अदा किया है, इसमें कोई राय नहीं। अब मेरा और आपका सोचने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इस मौके के ऊपर आप भी मेरे साथ मुत्तफिक होंगे कि जिस तरह इमरान खान ने इस केस को लड़ा है दुनिया के सामने,
आज तक किसी और ममालिक के किसी भी आलमी लीडर ने ऐसा इस तरह नहीं लड़ा। और ये वक्त आ गया कि हमें सबको इस पर बड़ी संजीदगी के साथ बैठना होगा और सोचना होगा, और इंडिया के ऊपर भरपूर तरीके से। अब इंडिया कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह कोई ऐसी सूरत हाल बने, कोई लड़ाई की सूरत हाल, कोई जंग की सूरत हाल, क्योंकि वो चाइना के साथ भी उलझ गया है, चाइना ने वहां उसको शिकस्त दी है लद्दाख के अंदर। अब वो कोई अपने आप को भी फेस सेविंग करने के चक्कर में और कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा कर रहा है कि आलमी लोगों की तवज्जो अपनी तरफ ला के कहे कि जी मेरे साथ जुल्म हो रहा है, और ये तो ये मतलब एक सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी है कि हमें सही सफारती तौर पर पूरी दुनिया के अंदर इस मसले को उठाना चाहिए कश्मीर के। ठीक है। डॉक्टर समीना मतलूब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा, रुकन कौमी असेंबली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, भारत की जो स्ट्रैटेजी है डाइवर्जन वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि वो तवज्जो अपने आवाम को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, अक़वाम आलम को भी शायद किसी धोखे और आई वॉश में रखना चाहते हैं। पाकिस्तानियों की जो हिकमत अमली है आवाम की हैसियत से, हुकूमत की हैसियत से, इदारों की हैसियत से, किस हद तक मुतमईन हैं आप उससे, और आपकी जमात किस हद तक मुतमईन है? असल में अहले कफ़ार का जिक्र कुरान पाक में बार बार आया। बेशक ये रिलायबल कौम है ही नहीं, और ये आप मुसलमानों को कभी भी पसंद नहीं कर सकती। ये मुसलमान आपके साथ बात कुछ करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन कुछ करेंगे। इनको मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ईजी है, और हम एज ए मुसलमान जो मुआहदा करते हैं उस पर कायम रह जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए नाकामी का बायस बन जाती हैं। वो उस पर कायम नहीं रहते, हम कायम रहते हैं बीइंग ए मुसलमान। अब आप उसका रिजल्ट आप देखें कि उनके मुल्क में अपने ये जो इंतशार फैला रहा है अपने मुल्क में मुसलमानों का के लिए रेसिज्म के लिए जो ये कर रहा है, ये कोई अच्छा तो नहीं कर रहा। उसकी उनकी अपनी जो कौम है हिंदू, वो भी इसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदा सुकून चाहता है। और मल्टी नेशनल होना ही एक मुल्क की खूबसूरती है कि हम वहाँ पे मल्टी कल्चरल लोग हों। आप मुझे ये बताएं कि ये हिंदुइज़्म को ये कैसे प्रमोट कर सकता है? ये हिंदुइज़्म ले आएगा, अगर फ़र्ज़ कर लें ये कामयाब भी होता है, तो क्या इनका हिंदुस्तान एक मुल्क रह जाएगा जो हिंदू होगा? मुझे ये बताएं कि मुस्लिम कंट्रीज कितने हैं? ठीक है, अगर ये बर्बाद होने पे आ गया हिंदुओं का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। आपने निशानदेही की, दामन वक्त में गुंजाइश खत्म हो रही है। गुफ्तगू के सिलसिले को हमें यहीं पर समेटना होगा। नरेंद्र मोदी साहब जिस बीमारी में मुब्तला हैं उस बीमारी का नाम नस्ल परस्ती है। जिस बीमारी में नरेंद्र मोदी की इंतज़ामिया मुब्तला है उसका नाम इंतहा पसंदी है। और हिंद देवता के नाम का जो प्लेग भारत के तूल व अर्ज़ में और भारत की इंतज़ामिया में सरायत कर चुका है, वो कोविड से ज़्यादा हलाकत खेज़ है, वो कोविड से ज़्यादा तबाही और बर्बादी लाने का पोटेंशियल रखता है, जिसका मुज़ाहिरा भी हमें नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर कश्मीर में हम दुआ गो हैं कि इस खित्ते के आवाम पर अल्लाह ताला रहम फरमाएँ और वो नरेंद्र मोदी जैसे शख्स के पंजे से और उसकी जो बीमार जहनीत है उससे जल्द अज जल्द बाहर निकल सके। अपना बहुत ख्याल रखें, कोविड के हवाले से एहतियात जारी रखें, क्योंकि एहतियात के अलावा कोविड का, कोरोना का फ़िलहाल कोई इलाज नहीं है। आपसे कल फिर दोबारा मुलाकात होगी। जी पाकिस्तान।